रायबरेली में दलित शख्स की पीट पीट कर हत्या हुई है। 5 आरोपी पकड़े गए हैं। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन हुआ है। लेकिन हरिओम वाल्मीकि लिंचिंग का मुद्दा अब सियासी बन चुका है। रायबरेली के सांसद राहुल गांधी योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके कह रहे हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय तो पीड़ित परिवार के घर भी हुआ है। लेकिन हरिओम वाल्मीकि की मौत की वजह लिंचिंग थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश रची गई थी? लिंचिंग के बीच साजिश वाला एंगल कैसे आया, पूरी डिटेल आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। थोड़ी जाग रहा तुम कितने बड़ा अंग्रेज बे? पूरी जवार भैया बड़ा अंग्रेज मारता तो कहाँ है? कहाँ तो है वो जीना आराम का बना कहाँ तो है वो आदमी नहीं ना और दिन तुम्हें कहाँ है? अबे तो बताओ ना, अबे लोग बताओ इनसे पूछेंगे टीम कहाँ घूम रही कहाँ है वो आदमी? कुछ एक और 2 अक्टूबर की रात हरिओम वाल्मीकि को वैभव सिंह, विपिन मौर्य, विजय कुमार, सहदेव और सुरेश कुमार ने पीट पीट कर मार डाला। पीटने वालों में दलित भी थे, पिछड़े भी थे, अगड़े भी थे। जैसे ही हरिओम के मौत की खबर लखनऊ पहुंची, एक्शन शुरू हो गया। 3 अक्टूबर को 5 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। बाकी उपद्रवियों की तलाश में छापेमारी शुरू हो गई। थाना ऊंचाहार में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 389/2025 में हत्या में वांछित व प्रकाश में आए कुल 5 अभियुक्तों क्रमशः वैभव, विपिन, विजय, सहदेव व सुरेश को दिनांक 3/10/2025 को समय करीब 21:45 पर रात में गुलरिहा तिराहे के पास से, जो थाना क्षेत्र ऊंचाहार में पड़ता है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त सभी अभियुक्तगण दिनांक 1 व 2 अक्टूबर की रात को ईश्वरदास हाल्ट क्रॉसिंग के पास हरिओम नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट कर हत्या किए जाने की घटना में संलिप्त थे। घटना में शामिल शेष अन्य अभियुक्तगणों की पहचान की जा रही है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्शन सिर्फ हत्या करने वालों पर नहीं हुआ, बल्कि पुलिस पर भी योगी सरकार की गाज गिरी। लापरवाही बरतने के आरोप में ऊंचाहार कोतवाली प्रभारी संजय कुमार को हटा दिया गया। उस इलाके के दरोगा कमल सिंह यादव, सिपाही प्रदीप और अभिषेक को निलंबित कर दिया गया। योगी सरकार ने तत्काल एक्शन लिया, लेकिन हरिओम के एक वीडियो के बाद अब ये यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा बनने लगा है। राहुल गांधी, राहुल गांधी वाले आदमी है। ये हरिओम के आखिरी शब्द थे। अपनी मौत से पहले उसने राहुल गांधी का नाम लिया था। इसके बाद राहुल गांधी ने 3 बार हरिओम के परिवार को फोन किया, उनसे बात की। कांग्रेस ने इस वीडियो को यूपी में राजनीति के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि रायबरेली में जो कुछ हुआ है वो संविधान के प्रति अपमान है। 2014 के बाद मॉब लिंचिंग, बुलडोजर अन्याय और भीड़ तंत्र हमारे समय की पहचान बन गए हैं। राहुल ने इस मामले में अलग से ट्वीट कर कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, भीड़ की सनक से नहीं। राहुल ने कहा कि ये दलित युवक की नहीं, इंसानियत, संविधान और न्याय की हत्या है। कांग्रेस इसे बड़ा सियासी मुद्दा बना रही है। राहुल अभी विदेश में है, लेकिन यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय रायबरेली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक दलित बच्चे को उसको बेरहमी से मारा गया। ये सरकार जो चल रही है, जंगल राज वाली सरकार, योगी बाबा की सरकार, मार भी रहे हैं और कह रहे हैं हम बाबा वाले हैं। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना अत्याचार अन्याय बढ़ गया इस सरकार में। एक दलित परिवार के बच्चे को, इनका बेटा, देखिए ये बाप जिस तरीके से खड़े हैं आज, हरिओम वाल्मीकि की जो मारा, इसकी हत्या की गई है और ये कहकर मारा गया कि हम बाबा वाले लोग हैं। और उस बच्चे ने राहुल जी का नाम लिया, और राहुल जी का नाम लिया तो राहुल जी के एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक एक बब्बर शेर इस परिवार के साथ खड़ा है, चट्टान की तरह खड़ा है।
फतेहपुर के रहने वाले हरिओम वाल्मीकि की हत्या उस वक्त हुई जब वो अपनी पत्नी से मिलने रायबरेली आया था। गदागंज के पास कुछ ग्रामीणों ने उसे ड्रोन चोर समझकर पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस को भी चोर पकड़े जाने की जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन मानसिक बीमार बताकर उसे छोड़ दिया। इसके बाद हरिओम भटकते हुए ईश्वर दासपुर गांव पहुंच गया। वहां भी ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। उसके साथ गाली गलौज की गई। इसके बाद हरिओम के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। भीड़ में शामिल लोगों ने उसे बेल्ट और लाठियों से बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। होने के पास तो मेरे घर का दिया गुल हो गया है। अब उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, उनके घरों में बुलडोजर चलना चाहिए और उनके फांसी की सजा होनी चाहिए। अब मैं तो किसी लायक नहीं रह गया। ये कौन लोग हैं जिन लोगों ने हत्या की है? अब साहब उसमें 5 लोगों को पता है कि मुझे उसका नाम तो नहीं मालूम है। अब ये कोतवाली वाले से पता है कि वो पकड़ करके उसको जेल भेजा दिया गया। अब क्या किया क्या नहीं किया इसमें तो जानते हो साहब। 2 दिन में बेल होने पर वो मुकदमा वो जहाँ चला था वो छूट जाएंगे, लेकिन जब तक मुझे संतोष नहीं होगा जब तक उनकी फांसी की सजा न हो। अगर पुलिस ने हरिओम वाल्मीकि को नहीं छोड़ा होता तो उसकी जान बच सकती थी। पुलिस की लापरवाही उसकी जान पर भारी पड़ गई। अधमरी हालत में हरिओम ने राहुल गांधी का नाम लिया। इस पर वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा कि यहाँ सब बाबा वाले आदमी हैं। सर वो वहाँ से आ रहे थे और लोगों ने उन्हें पकड़ के पीट के मार ही डाला। मैं बस यही इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरे पति को हुआ वैसे उनको भी हो, उनको भी वही सजा दी जाए जैसे मेरे पति को हुआ। कहाँ जा रहे थे आपके पति? यहाँ आ रहे थे मेरे पास। कैसे पता चला कि वो आपके पति थे? वहाँ जब गए मिट्टी देने तो सब लोग कह रहे थे कि वो वहीं जा रहे थे। कुछ लोगों ने बताया कि भंडारा खाने गए थे अपने भाई के साथ। वहाँ से उनके भाई छोड़े और इधर की ओर चले आए, तभी मैं भी जान पाई कि हाँ मेरे पास आ रहे थे। हरिओम वाल्मीकि की मौत पर सियासत खूब हो रही है, लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट भी सामने आ गया है। हरिओम के पिता ने इस हत्या को साजिश बताया है। उनके मुताबिक इस हत्या के पीछे हरिओम की पत्नी का हाथ हो सकता है। दरअसल हरिओम की पत्नी पिंकी ऊंचाहार में एनटीपीसी परिसर में पंजाब नेशनल बैंक में सफाई कर्मचारी है। काफी समय से वो मायके में रह रही है। इसके साथ इसकी बहू ने उसकी औरत ने नहीं 10-11 साल से यहाँ आती, कभी कभी आती है तो 2-5 मिनट के लिए आई है। तो अभी 10 दिन पहले आई थी और उसने घर में नहीं मिला, रास्ते मिला, एक दशहरे के बहाने से बुलवा करके उसकी हत्या करवा दी। रायबरेली के दोषियों पर पुलिस का एक्शन जारी है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। वहीं परिवार के आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने परिवार को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। आज वाल्मीकि जयंती है और अब इस वक्त यूपी में हरिओम वाल्मीकि की मौत का मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा बन चुका है। कांग्रेस योगी सरकार पर सवाल उठा रही है। दलित युवक की मौत पर सियासत की जा रही है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी जवाब आया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि भगवान वाल्मीकि का अपमान भगवान राम का अपमान है। वोट बैंक के लिए जातियों का इस्तेमाल हो रहा है। सपा सरकार में महापुरुषों के स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी गई। बीजेपी ने हमेशा महापुरुषों के सम्मान की रक्षा की है। आप याद करिए, जो लोग श्री राम को गाली देते हैं वे भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं। और जो भगवान वाल्मीकि का अपमान करते हैं वे भगवान राम का भी अपमान करते हैं। जो लोग वोट बैंक के नाम पर जातियों का सहारा ले रहे हैं, इन सब पूछिए इन लोगों से। याद करिए 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, इन्होंने सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के बने हुए स्मारकों को तोड़ने की धमकी दी थी। और तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सामाजिक न्याय के पुरोधाओं के स्मारक को कोई तोड़ेगा तो उत्तर प्रदेश की जनता उसको तोड़ के रख देगी। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड, जहां पर गलियों में एक बाबा भिक्षा मांग रहा था। हाथों में मां दुर्गा की मूर्ति लिए मकान से लेकर दुकान तक घूम रहा था, लेकिन लोगों को उस पर शक हो गया
और जब पूछताछ हुई तो सनातन को बदनाम करने वाले एक और कालनेमी का सच सामने आ गया। हाथों में लाल चुनरी है, सिर पर भगवा साफा बंधा है, पास में मां दुर्गा की मूर्ति मौजूद है और जुबान पर जय श्री राम के नारे। सिया राम जय सिया राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हनुमान जय हनुमान। माथे पर टीका लगाए इस शख्स को देखकर आपको भी लग रहा होगा कि ये तो हिंदू है जो भगवान के नाम पर भिक्षा मांग रहा है, लेकिन जिस तरह इसने आपको चकमा दिया है उसी तरह इसने सैकड़ों लोगों को गुमराह किया था। जब इसके सिर से भगवा गमछा हटाया गया तो कुछ और ही हकीकत सामने आ गई। भगवा गमछे के नीचे काले रंग की टोपी निकल आई। लोगों को शक हुआ कि ये कोई हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है, और जब लोगों ने सख्ती से पूछताछ की तो इसने सच खुद ब खुद उगल दिया। क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम भैया जो है हमारे घर वालों ने रखा था आसिफ रिजवी। आसिफ रिजवी? हाँ, घर वालों ने। बाद में हमने अपना जो है वहाँ पे अपने पता करा तो मंदिर पे हम पड़े रहते हैं, घर पर नहीं जाते। जब लोगों ने इसकी पहचान पर सवाल उठाए, टोपी लगाने पर प्रश्न पूछा तो ये हक्का बक्का रह गया और कोई जवाब नहीं दे पाया। टोपी क्यों लगा रखी थी तुम्हें थोड़ी देर पहले भी? भाई टोपी लगाई थी, महाराज ने मना किया था। आधार कार्ड कहाँ? तेरा आधार कार्ड? तेरा आधार कार्ड कहाँ? हैरान कर देने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर की, जहां ऑपरेशन कालनेमी का एक और केस सामने आया है। रामनगर के मेन मार्केट में एक शख्स को घेरे हुए कुछ हिंदू लोग खड़े हैं, क्योंकि हिंदू साधु के वेश में भिक्षा मांगते हुए इस आदमी को देखकर लोगों को शक हो गया था। और जब हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि ये आदमी हिंदू धर्म का चोला ओढ़कर भिक्षा मांग रहा था और लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा था। सुबह से घूम रहे हैं, 4-5 बाबा हैं, अभी कुछ बाबा भवानी घूम रहे हैं, 2-3 यहाँ, ये सुबह से घूम रहे हैं। इसने जो है ऊपर से जो है अपनी जो है मुसलमान वाली टोपी पहन रखी, जाली वाली, और भगवा लपेट के यहाँ पे भीख मांग रहा है। खुद का नाम स्वयं बता रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और भगवान के नाम पे यहाँ भीख मांग रहा है। इसके पास आईडी नहीं है, कुछ नहीं है। जब इससे आईडी मांगी गई तो इसने आईडी देने को मना कर दिया, बोला मेरे पास आईडी नहीं है। ये बंदा स्वयं कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, अपना नाम कोई रिजवी करके नाम बता रहा है, और ये इस प्रकार से बाबा बन के हिंदू जो है हमारे सनातन धर्म को, हमारे साधुओं को, उनको बदनाम करने का कार्य ऐसे लोग कर रहे हैं। हालांकि अपनी पहचान छिपाकर लोगों को ठगने वाली बात को ये शख्स पूरी तरह से नकार रहा है और दावा कर रहा है कि इसने खुद को हिंदू धर्म को समर्पित कर दिया है। अब इस्लाम से इसका कोई लेना देना नहीं। हमें जिसमें सच्चाई दिखेगी इसमें जाएंगे, हमें इसमें सच्चाई नजर आती है धर्म में, भोले बाबा में। तो आपने जय महाकाल मुझे बिल्कुल हमें किसी से वास्ता नहीं है, माँ बाप तक भी छोड़ दिया हमने। क्यों छोड़ा? भाई इसी वजह से कि हम मुस्लिम थे तो अब हम मंदिर में रहते, तो अब हमारे घर वाले हमसे खपा रहते हैं तो हम नहीं जाते। इसकी बातें सुनकर लोकल लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मामले की सूचना पर रामनगर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और इस शख्स को हिरासत में ले लिया। जो यहाँ से बजरंग दल वगैरह से जुड़े हुए लड़के हैं, वो अभी 2 लोगों को जो साधु वेशधारी हैं उनको लेकर आए हैं। तो उसमें से एक व्यक्ति का जो है अभी आईडी नहीं दिखा पाया है वो, और उसका मुस्लिम होना बताया जा रहा है। उसके बताए एड्रेस के अनुसार उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगा रही है कि ये सिर्फ वेश बदलकर भिक्षा मांगने का मामला है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह भी एक्टिव है। क्योंकि लोगों का दावा है कि रामनगर में ऐसे 4-5 शख्स घूम रहे हैं जो साधु का वेश धारण कर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। ठगी के साथ साथ बच्चों को बहलाने या चोरी करने जैसे अपराधों में भी ये गुमनाम बाबा शामिल हो सकते हैं। पिछले कुछ महीनों से उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, जिसके तहत ऐसे ढोंगी बाबाओं की धरपकड़ करनी है जो सनातन के चोले के पीछे कोई गलत काम कर रहे हैं या फिर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर यूपी में पुलिस दनादन गोलियां चला रही है। अपराधियों को सबक सिखाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने किस बड़े क्रिमिनल को ढेर कर दिया, और वहीं मेरठ में रंगदारी मांगने वाले शहजाद उर्फ सज्जू अब रंगदारी नहीं, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा है। देखिए डिटेल। चलो बैठाओ।
एनकाउंटर के बाद चीखें मारकर रो रहे इस शख्स का नाम शहजाद है। शहजाद रंगदारी मांगता था, तमंचा दिखाकर लोगों को धमकाता था, लेकिन मेरठ पुलिस ने इसका ऐसा इलाज किया कि दूसरों को रुलाने वाला शहजाद खुद दहाड़े मारकर रोने लगा। मेरठ के सदर बाजार में शहजाद उर्फ सिज्जू की ऐसी दहशत थी कि लोग इससे दूर भागते थे। शहजाद का भाई अजहरुद्दीन उर्फ अज्जू भी हिस्ट्री शीटर है। शहजाद ने मेरठ के कारोबारी हाजी फिरोज से रंगदारी मांगी थी। इसकी स्कूटी को तोड़ दिया था। फिरोज की शिकायत पर पुलिस ने शहजाद को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हथियार बरामद करने ले जाते समय शहजाद छिपाए हुए तमंचे से फायरिंग करने लगा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शहजाद के पैर में गोली लगी और उसे पकड़ लिया गया। कल दिनांक 5/10/25 को हाजी फिरोज अली जो कि सोतीगंज में उनकी डेयरी की दुकान है, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि शहजाद उर्फ सिज्जू जो कि हिस्ट्री सीटर अजहरुद्दीन का भाई है, जो कि एक बड़ा क्रिमिनल है, इनके द्वारा जो है उसके रंगदारी की मांग की जा रही थी, जिसके क्रम में अभी उसकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके द्वारा जो भाई दिखाने के लिए तमंचे का प्रयोग किया गया था, उसकी बरामदगी के लिए पुलिस आज मौके पर आई थी, जहां पर इसके द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी उसकी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए फायर किया गया, जिसके क्रम में उसके पैर में गोली लगी है। सिज्जू के खिलाफ मारपीट, धमकी, चोरी और अवैध हथियार रखने सहित कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है तो दिल्ली में भी योगी मॉडल से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया जा रहा है। आस्था कुंज पार्क की दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। यहाँ पर शातिर बदमाश भीम जोरा और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई थी। हरियाणा, दिल्ली, यूपी और गुजरात समेत कई राज्यों में भीम महाबहादुर जोरा की दहशत थी। भीम महाबहादुर जोरा रहने वाला तो नेपाल का था, लेकिन वो भारत में आपराधिक वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने भीम के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला था कि भीम जोरा 6 अक्टूबर को गुरुग्राम से दिल्ली आने वाला है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और ईस्ट दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में उसे घेर लिया। पुलिस ने भीम जोरा को सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन उसने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और बैक टू बैक 6 गोलियां पुलिस पर दाग दी। दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की जवाबी कार्रवाई में भीम जोरा को गोली लगी और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। भीम जोरा की तरफ से चलाई गई 2 गोली पुलिस कर्मियों की बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी, जिससे उनकी जान बच गई। भीम जोरा के पास से एक पिस्टल, मैगजीन और घर का ताला तोड़ने का सामान मिला है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने 50,000 के कुख्यात बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है। इस समय हम दिल्ली के आस्था कुंज पार्क में मौजूद है, जहां दिल्ली पुलिस और भीम जोरा के बीच में कल देर रात मुठभेड़ हुई। ये वही इलाका है जहां पे दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस को ये सूचना मिली थी कि भीम बहादुर जोरा इसी इलाके में छुपा हुआ है। उसका पीछा करते करते दिल्ली पुलिस यहां पहुंची तो उसने भागने की कोशिश की और अपने बचाव में उसने पुलिस पे फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब जवाबी फायरिंग की तो भीम जोरा उस फायरिंग में घायल हो गया, जिसे तुरंत दिल्ली के एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां पे भीम जोरा की मौत हो गई। भीम जोरा भारत में अपराध करता था और नेपाल में जाकर छिप जाता था, जिसकी वजह से उसे पकड़ना पुलिस के लिए बेहद मुश्किल था। भीम जोरा हाउस हेल्प के नाम पर अपने नेपाली साथियों को घरों में काम पर लगाता था, फिर घर की जानकारी हासिल कर चोरी की वारदात को अंजाम देता था। अगर कोई चोरी का विरोध करता था तो भीम जोरा उसकी हत्या तक कर देता था। 2024 में भीम जोरा ने जंगपुरा में डॉक्टर के घर पर लूट की थी और डॉक्टर की हत्या भी कर दी थी। जंगपुरा की घटना में कुल 8 लोग शामिल थे। भीम जोरा ने इसी साल जुलाई और अक्टूबर में भी गुरुग्राम में चोरी की वारदात की थी। भीम जोरा पर गुरुग्राम में बीजेपी नेता के घर से 22 लाख की चोरी का भी आरोप था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक भीम जोरा नेपाल का रहने वाला था, 50,000 का इनामी बदमाश था। दिल्ली, गुड़गांव, बेंगलुरु, गुजरात के साथ साथ
कई राज्यों में ये कई बड़े बड़े अपराध कर चुका था। दिल्ली के जोरबाग इलाके में एक डॉक्टर पे भी इसने फायरिंग की थी। लूटपाट के केस भीमजोरा पे थे, मर्डर के कई आरोप थे। कल जब दिल्ली पुलिस और गुड़गांव पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया, भीमजोरा का पीछा किया, तो भीमजोरा को इसी पार्क में पकड़ा, जिसके बाद मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। भीमजोरा के पास एक ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद हुई, कई खाली खोखे और घर में तोड़फोड़ करने वाला कई सामान भीमजोरा से दिल्ली पुलिस ने जब्त किया। भीमजोरा के एनकाउंटर से दिल्ली पुलिस को बड़ी राहत मिली है। अब पुलिस भीम के गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश कर रही है, जिन्होंने भीम के साथ मिलकर कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया था। हरियाणा और राजस्थान में मेवात से सटे इलाकों में हर दिन गौ तस्करी हो रही है। गौवंश का वध किया जा रहा है। पुलिस गश्त कर रही है, लेकिन गौ तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही। राजस्थान के डिंग से गौ तस्करी की हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां पर गौ तस्करों ने लग्जरी गाड़ी से 1.5 मिनट के भीतर ही वारदात को अंजाम दे दिया। सड़क पर स्कॉर्पियो खड़ी है। 2 शख्स गाड़ी से बाहर निकलते हैं। एक ने अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ। सड़क के किनारे 2 गौवंश दिख रहे हैं। एक गौ तस्कर आगे जमीन पर बैठी गाय की तरफ बढ़ता है। वो गाय की तरफ कुछ फेंकता है, उसे कुछ खिलाता है। तभी गाड़ी से तीसरा शख्स बाहर आता है। दोनों मिलकर गाय को कुछ खिलाते हैं और इसके बाद रस्सा पकड़कर गाय को स्कॉर्पियो की तरफ ले जाया जाता है। तीनों मिलकर गाय को स्कॉर्पियो के भीतर चढ़ा देते हैं। एक शख्स गाय के साथ पीछे ही बैठता है, जबकि दूसरा आरोपी आगे जाता है और गाय की तस्करी कर वहां से फरार हो जाते हैं। गौ तस्करी की ये तस्वीरें राजस्थान के डींग की। आरोपी गाय को लेकर गए, लेकिन गौ तस्करी की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। ये वारदात 6 अक्टूबर की रात 2:06 पर की गई। 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो में 2 तस्करों का चेहरा नजर आ रहा है। पुलिस अब इस वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। गौ तस्करी की ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई, हिंदू संगठनों का गुस्सा भड़क उठा। धर्म शरण ब्रिजवासी बाबा ने सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 दिन के भीतर आरोपी नहीं पकड़े गए तो वो आत्मदाह कर लेंगे। बिहार चुनाव की डेट सामने आ गई है और वहीं महागठबंधन में शामिल वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने सीट शेयरिंग फाइनल होने का दावा तो किया है, साथ में खुद को महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम पद पर सहमति होने का दावा भी कर दिया है। सहनी ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान उधर परेशान कर रहे हैं, इधर आप परेशान कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। उधर का बारे में तो नहीं पता है, लेकिन वीआईपी पार्टी या मैं, हमारे पार्टी की तरफ से कोई ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग सहज हैं और गठबंधन में मजबूती से हम लोग हैं। सरकार बनाना है और वीआईपी पार्टी को कितनी सीट मिलना है वो डिसाइड हो चुका है, और रहा कि कहाँ लड़ना है उसमें मैक्सिमम सीट पर सहमति बन चुका है। कुछ सीट जो है वो बची हुई है, वो कुछ ही घंटे में हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। सीटें आपकी तय हो गई हैं, तो 60 सीटों की मांग आप कर रहे थे, क्या इतनी मिल रही है? नहीं, उसमें से कुछ सीट जो है हमने घटा दिया और कुछ कम हो गया है, और जो कम होना था हम उसमें सहमति है हमारी। 50% के आसपास हैं, ये कुछ इशारा कर... नहीं, वो अच्छा नंबर है। 50 से भी नीचे? नहीं, अच्छा नंबर है। ये बता दीजिए, दही आंकड़े में है ना, दही आंकड़े में आप लोग जितना नहीं सोचते उतना है। बिहार में इस चुनाव में टॉप 5 में वीआईपी पार्टी रहने वाली है, टॉप 5 में। एक बात और आपकी बड़ी चर्चा में रही है, चूंकि आप खुलकर बोलते रहे हैं डिप्टी सीएम का पद आपको मिलना तय है, तो इस पर मुहर लग गई है? इस पे भी मुहर लग गया। इस पे तो 1.5 साल पहले मुहर लग गया। गठबंधन में आने के समय में ही मुहर लग चुका था और अभी भी क्लियर है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और यहाँ पे सरकार बनने पे बात की घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी? जरूर इसका घोषणा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर सीएम का अगर घोषणा होगा तो डिप्टी सीएम का भी होगा, सीएम का नहीं होगा तो डिप्टी सीएम का भी नहीं होगा। लेकिन ये मानकर चलें कि मुकेश सहनी महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? 100%, इसमें 1% भी किंतु परंतु नहीं है। आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं? जी हाँ, मैं लड़ रहा हूँ। आप इस
बार चुनाव मैदान में होंगे? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो कौन सी सीट होगी? सिमरी बख्तियारपुर आपकी पसंदीदा सीट रही? मैं एक दो दिन में आप लोगों के बीच में क्लियर कर देंगे कि हम कहाँ से लड़ रहे हैं। कई ऐसी सीट है, तैयारी हो रहा है। ऐसे 243 सीट है, उसमें अगर सुरक्षित सीट निकाल देते 200 के आसपास में सीट है, कहीं से भी लड़ सकते हैं। लेकिन हम जहाँ बेहतर होगा और जहाँ समीकरण अच्छा होगा कि उस एरिया में हमारे लड़ने से जीत का ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत हो, उस हिसाब से हम लोग चुनाव लड़ेंगे।